हेलो छात्रों, आप कैसे हैं? हमें पूरे विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है कि नहीं। हमने अभी तक 2 लेसन के बारे में चर्चा कर चुका हूं। पहला लेसन हमने सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा किया काफ़ी अच्छी तरीके से, और दूसरा लेसन हमने सॉल्यूशन के बारे में चर्चा किया काफ़ी अच्छी तरीके से, और आज हम तीसरे लेसन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं, आपके जो जितने भी वीआई क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए करते हैं। आज हम देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है जो, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो किसी न किसी साल आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत रसायन के बारे में। विद्युत रसायन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। चलिए यहाँ पर इसका चैप्टर को नाम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश में इसका नाम लिखें तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपका लेसन 3 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आज इसके बारे में जितने भी इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि काफ़ी जितने भी बच्चे हैं काफ़ी संख्या में आकर जुड़े, और जो भी इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th के विद्यार्थी काफ़ी संख्या में जुड़े और इस ऑब्जेक्टिव के आकर लाभ उठाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। आपका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि Zn जो है यहाँ पर ZnSO4 है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और कॉपर है यहाँ पर। अब देखिए ये क्या कर रहा है? कर रहा है कि का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है तो इसका कैथोड क्या होगा? कैथोड के बारे में पूछ रहा है आपसे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे गैलोनिक सेल के बारे में पढ़े होंगे। गैलोनिक सेल के बारे में पढ़े होंगे तो हमने बताया है कि जिंक जो है ZnSO4, और ये जो डबल हम यहाँ पर रेखा देते हैं ये साल्ट ब्रिज का सूचित करता है, और ये किसका? ये बताता है इलेक्ट्रोड के बारे में बताता है। और यहाँ पर क्या दिया है? कॉपर सल्फेट दिया है, और क्या दिया है? कॉपर दिया है। तो कह रहा है यहाँ पर कि इसका विद्युत वाहक बल, यानी कि हम कह सकते हैं कि EMF जो है इसका वो कितना है? तो 1.1 वोल्ट है। कितना है? ये जो सेल दिया है ये कैसा सेल है? तो इसको हम कहते हैं गैलोनिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? गैलोनिक गैल्वेनिक सेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल का EMF जो होता है वो होता है 1.1 वोल्ट होता है। अब देखिए कह रहा है, आप जानते हैं कि एक गैल्वेनिक सेल में जो बाएं साइड होता है उसको हम कहते हैं एनोड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और इधर वालों को बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कैथोड बोलते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है तो इसका कैथोड क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एनोड के रूप में आपका काम कर रहा है जिंक, और कैथोड के रूप में आपका काम कर रहा है कॉपर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी प्रकार के कोई विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन था और काफ़ी हम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए आयन के बारे में पूछ रहा है। तो आयन, देखिए कहने का मतलब है कि जो आयनीकरण का सिद्धांत जो था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस था। क्या नाम था इनका? आर्हेनियस नाम था। क्या नाम था इनका? आर्हेनियस नाम था। आर्हेनियस ने ये क्या बताया था? आयनीकरण के सिद्धांत के बारे में बताया था। किसने बताया था? आर्हेनियस ने किसके बारे में बताया था?
गैर आयनीकरण के सिद्धांत के बारे में बताया था। फराडे जो थे वो वैद्युत अपघट्य के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का नियम दिया था। किसने दिया था? वैद्युत अपघट्य का नियम किसने दिया था? तो फराडे ने दिया था। देखिए, और रदरफोर्ड ने दिया था। जो क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था। किसने दिया था? परमाणु मॉडल जो था किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। और परमाणु मॉडल में किसके बारे में बताया था इन्होंने? तो नाभिक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? नाभिक के बारे में बताया था। अब देखिए, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम क्या बोलेंगे? फराडे ने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि नहीं। अब देखिए, आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले है कि अपने आप में एक कम से कम एक कंस्टिट्यूटिव बनना चाहिए, यानी लगातार किसी चीज़ों को समझने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं। आप सबसे पहले जानते हैं कि क्या करते हैं कि एक दिन पढ़ते हैं और दूसरा दिन छोड़ देते हैं, तीसरा दिन फिर पढ़ते हैं, चौथा दिन छोड़ देते हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका सबसे बड़ा कि रेगुलर क्लास कीजिए और चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। अभी तक जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं शायद 1 से 2 दिन पढ़ते हैं, इसके बाद मोबाइल को बंद करके इंस्टाग्राम की दुनिया में घुल जाते हैं कि नहीं। लेकिन अब देखिए, आपके पास समय बहुत कम है और समय कम होने के कारण मैं चाहूँगा कि आप काफ़ी बारीकी से इस क्वेश्चन के, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपकी कोई सब्जेक्ट हो, लेकिन हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में ही चर्चा करेंगे। आप इस सब्जेक्ट को जैसे मान लेते हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इसके PDF है, उसको PDF आपने लिंक से निकाल लीजिए और उसको बारीकी से उस क्वेश्चन को समझिए और उसी PDF पर जितने भी हम जिस तरीके से हम समझा रहे हैं उसको लिखने का प्रयत्न कीजिए। मान लेते हैं PDF आपके पास नहीं है तो उस क्वेश्चन को लिख कर और समझने का प्रयत्न कीजिए। जितना बार लिखिएगा उतना बार आपको फायदा होगा। तो आप लोग सिर्फ ये फिल्म की तरह देखने का काम नहीं कीजिए है कि बस फिल्म चला दिए देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कि नहीं। और अच्छा तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा तो आपके लिए फायदा होगा। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ध्यान दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि NaCl की जलीय घोल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है। अब देखिए, कह रहा है कि NaCl का, अब ध्यान देना है, यहाँ पर NaCl की बात हो रहा है। तो NaCl की बात हो रहा है तो NaCl समझिएगा, NaCl के जलीय घोल की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? जलीय घोल की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? जलीय घोल की बात हो रहा है। तो जल के घोल की बात करेंगे हम, जलीय घोल की बात करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, NaCl को यदि हम जल में मिलाएंगे, किस में मिलाएंगे? जल की बात होगा, जलीय घोल की बात होगा। किसकी बात होगा? जलीय घोल की बात, जलीय घोल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जलीय घोल की बात करते हैं। तो जब भी हम NaCl को मिलाएंगे तो किसके रूप में टूटता है? ये टूटता है Na+ और किसके रूप में टूटता है? Cl- के रूप में टूटता है। किसके रूप में टूटता है? Cl- के रूप में टूटता है। और जल को तोड़ेंगे हम, H2O को तोड़ते हैं तो ये 2 रूप में टूटता है, H+ और किसके रूप में टूटता है? OH- के रूप में टूटता है। किसके रूप में टूटता है? OH- के रूप में टूटता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन जो मुक्त होता है, पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कैथोड पर क्या होता है, तो इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम H2O को जल में घोल में मिलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एनोड के अधिक मात्रा में आपको H2 और O2 मिलता है। क्या मिलता है? H2 और O2 मिलता है। जो H2 जो होता है ये कैथोड पर होता है। किस पर होता है? कैथोड पर होता है। और O2 जो होता है आपका एनोड पर होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि NaCl के जलीय घोल में विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है। तो कैथोड पर आपका कौन मुक्त हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। यदि एनोड की बात करते तो क्या मुक्त होता? ऑक्सीजन मुक्त होता कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत अपघटन का संचालन करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बिलियन में, मान लेते हैं आपके पास कोई बिलियन है और बिलियन में कह रहा है कि
कि विलयन में विद्युत अपघटन का संचालन कौन करता है, यानी कि विलयन में धारा का प्रभाव, यानी कहने का मतलब कि अपघटन का यानी चालक का प्रभाव कौन करता है। तो कभी भी कोई भी विलयन में विद्युत का प्रभाव करने के लिए हमके पास क्या होना चाहिए, विद्युत अपघट्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में चालन का प्रभाव होता है। किसमें होता है, चालन का प्रभाव कहाँ होता है, विद्युत अपघट्य में चालन का प्रभाव होता है। यदि किसी भी विलयन में, कोई कहा जाए किसी भी विलयन में विद्युत का चालन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे कि विलयन में विद्युत अपघट्य में विद्युत का चालन होता है। विलयन में कहेगा तो किस में होगा, विद्युत अपघट्य की बात होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है और बच्चे जो होते हैं इस क्वेश्चन को ABCD देखकर और यहाँ पर माइनस प्लस देखकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डर सकते हैं, मान लेते हैं, कहने का मतलब क्या है कि कोई इंसान ही क्वेश्चन को बनाया होगा कि नहीं। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, सब आदमी इंसान है। कोई इस आई क्वेश्चन ये कोई बड़ा चंद्रमा पर हो तो क्वेश्चन नहीं आया है कि नहीं। तो ये बिहार बोर्ड में बार बार हमको देखने को मिला है क्वेश्चन को, तो हमने भी इस क्वेश्चन को ले लिए हैं कि नहीं। आप देखिएगा बहुत सारे जो आज चैप्टर हम करा रहे हैं, देखिएगा आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में या टारगेट कोई भी क्वेश्चन बैंक है उसमें देखिएगा बहुत सारे गलतियाँ देखने को मिला है, जिसको हम शुद्धिकरण भी किए हैं। आप भी शुद्धिकरण कर लीजिएगा कि नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप आकर जुड़िए मेरे चैनल के साथ और सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर आकर तैयारी कीजिए और आप केमिस्ट्री में एक अच्छे मार्क्स लाइए और 12th में इतना परचम लहराइए कि जैसे आपके माता पिता आपके परिवार का नाम रोशन हो। चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट और -0.40 वोल्ट और प्लस 0.8 वोल्ट है। तो इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। अब देखिए अवकरण क्षमता की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, अवकरण क्षमता की बात कर रही है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बात कर देंगे जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। हम बात करते हैं जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है उसका ऑक्सीकरण, उसका अवकरण क्षमता क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या हमने बोला है कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अधिक होता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है तो देखिए उसका ऑक्सीकरण क्षमता भी क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक किसका है कि नहीं। अब देखिए ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक की बात करेंगे। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ देखिए यहाँ मिस्टेक होता है, आसानी भाषा में इसको समझा देते हैं मिस्टेक क्या हुआ है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसका कम होगा उसका ऑक्सीकरण क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, कम होता है उसका उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण क्षमता क्या होता है, अवकरण क्षमता
क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए दिया हुआ है। क्या दिया है, यहाँ पर ए दिया है। ए का कितना है, ए का दिया है ऑक्सीकरण क्षमता दिया है -3.05 दिया है। बी है, बी का ऑक्सीकरण क्षमता कितना दिया है, तो बी का ऑक्सीकरण क्षमता दिया है -1.66 दिया है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। सी है, सी का ऑक्सीकरण क्षमता दिया है -0.40 वोल्ट दिया है। और डी का जो ऑक्सीकरण जो दिया है, डी का दिया है +0.8 वोल्ट दिया है। अब देखिए, इसमें सबसे अधिक अवकरण क्षमता की बात किया जाए तो सबसे अधिक अवकरण क्षमता किसका अधिक होता है कि नहीं, सबसे अधिक अवकरण क्षमता किसका अधिक होता है। तो देखिए, हमने बोला है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, उसका अवकरण क्षमता मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा। पिछला बार अधिक होता है, उसका अवकरण क्षमता भी क्या होता है, अधिक है। तो सबसे अधिक देखिए अवकरण क्षमता इसका अधिक है, और सबसे कम अवकरण क्षमता किसका है, इसका है। तो जिसका अवकरण क्षमता कम होता है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, उसका अवकरण क्षमता भी कम होगा, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा उसका अवकरण क्षमता भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, ध्यान दिया जाए, 1 मोल L+3 को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। अब देखिए, आवेश की बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, आवेश का। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात है कि हमको एल्युमिनियम को अपचयन करना है। अब देखिए, Al3 को Al में अपचयन करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, पहले मेरे पास क्या होगा, पहले मेरे पास जो था, पहले एल्युमिनियम था, पहले मेरे पास क्या था, एल्युमिनियम था, पहले मेरे पास क्या था, एल्युमिनियम था। और जैसे हमने एल्युमिनियम को अपचयन किया, क्या किया हमने, अपचयन किया, तो ये बन गया Al+3। और कितना इलेक्ट्रॉन से अपचयन किया, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अपचयन किया। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है आवेश के बारे में, पूछ रहा है कितने आवेश होगी। अब देखिए, आप जानते हैं आवेश के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर NF होता है। क्या होता है, Q बराबर NF होता है। N का मतलब है मोल संख्या, यानी 1 मोल एल्युमिनियम 3 आयन को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितना आवेश की जरूरत है कि नहीं। यानी 1 मोल के लिए, यदि 1 मोल के लिए इतना है, तो हमको कह रहा है कि यदि हम 1 मोल यानी एल्युमिनियम को जैसे अपचयन किया तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 3 इलेक्ट्रॉन का अपचयन हुआ, यानी 3 मोल हुआ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Q बराबर N की वैल्यू कितना लेंगे, 3, और गुने F बराबर आप जानते हैं 1 फराडे। F क्या है, फराडे है। F को क्या कहते हैं, F को कहते हैं हम फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। और 1 फराडे बराबर होता है 96,500 कूलम पर मोल होता है। क्या होता है, कूलम पर मोल होता है। तो हम लिखेंगे 96,500 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 0 5 15 के 5 76 18 18 1 19 19 29 27 27 1 28, ये आपका हुआ। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ दिया हुआ है 10⁻⁵ दिया हुआ है, 10⁻⁵ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है 10⁻⁵, यहाँ भी दिया है ऑप्शन में 10⁻⁵ दिया हुआ है। अब देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए, यहाँ पर 10⁻⁵ दिया है, यदि हम यहाँ से इधर घस के, तो हम आपको सार्थक अंक के बारे में बताए हैं कि जब भी हम दाएं से बाएं की ओर जाते हैं, दाएं से बाएं की ओर जब दशमलव लगाते हैं, तो पावर जो होता है 10 के ऊपर घात के रूप में हो जाता है। 1 2 3 4 5, यदि हम 2.895
0.500 कर दे तो गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि हम चाहें तो इसको शून्य को सार्थक अंक में हम शून्य को नहीं लिखते हैं। सार्थक अंक जब भी लिखते हैं तो हम शून्य को नहीं लिखते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा 2.8। क्या हो जाएगा इसका 2.8, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा 2.85 उन्हें 10 पर पावर कितना हो जाता है, 10 पर पावर हो जाएगा आपका 5 कूलम हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो होगा यहाँ पर, जो आपका आंसर हो जाएगा बाबू, आंसर जो होगा यहाँ पर ये नहीं, दशमलव यहाँ हटाना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर हो जाएगा बी। इस तरह से बनाना है। कुछ मान लेते हैं यहाँ पर फ्रेश दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप देखे होंगे किसी भी क्वेश्चन बैंक में कि ये क्वेश्चन जो होता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है और इस साल भी पूछी जाने की संभावना है। देखिए जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं बुआ, हम वही क्वेश्चन कराते हैं, कोई भी क्वेश्चन अपना मन से लेकर नहीं आए हैं। हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए कह रहा है कि उनकी अपचयन, देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी तत्वों का मानक अपचयन और उनके अपचयन का विभव का मान क्रमशः प्लस से 0.86 वोल्ट, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम बताइए। कह रहा है कि किसका अपचयन शक्ति, क्रम का मतलब पूछ रहा है कि जिसका अधिक होगा उसका पहले होगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, अपचयन शक्ति सबसे अधिक किसका है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए का जो अपचयन शक्ति है, ए का जो अपचयन शक्ति है, यहाँ पर ए का अपचयन शक्ति कितना है, -2.50 है। बी का अपचयन शक्ति कितना है, -0.50 है। और सी का अपचयन शक्ति कितना है, +0.68 है। तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसका क्रम पूछ रहा है। तो क्रम पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक अपचयन शक्ति किसका है यहाँ पर। तो देखा जाए यहाँ पर सबसे अधिक अपचयन शक्ति की बात किया जाए तो सबसे अधिक अपचयन शक्ति किसका है, इसका है, सी का है। सी का कितना है, तो प्लस में है। यहाँ पर कितना में है, प्लस में है। किस में है, प्लस में है। और प्लस में है यहाँ पर। और इसके बाद इसके बाद किसका है, इसके बाद इसका है। यानी हम बात करेंगे सबसे अधिक अपचयन शक्ति किसका है, सी का है। इसके बाद किसका है, इसका है। और सबसे कम किसका है, ए का है। सबसे कम किसका है, ए का है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। यानी कह रहा है कि सबसे अधिक वाला के सबसे अधिक अपचयन शक्ति किसका है, सी का है। इसके बाद किसका है, बी का है। इसके बाद किसका है, ए का है। तो सबसे अधिक अपचयन शक्ति किसका हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। अपचयन शक्ति में ध्यान दीजिएगा, क्रम ये भी पूछ सकता है कि अपचयन शक्ति का क्रम। तो देखिए सबसे अधिक अपचयन शक्ति का क्रम तो ये हो जाएगा अपचयन शक्ति के अनुसार से। यदि हम क्रम की बात करेंगे, यदि बात करेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक -2.50 वोल्ट। इसके बाद क्या होता है, -0.50 वोल्ट। और सबसे कम जो होता है +0.68 वोल्ट होता है। यही जो है क्रम होता है, अपचयन शक्ति का क्रम होता है। यानी जिसका जितना माइनस में रहता है उसका अपचयन शक्ति काफ़ी अधिक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम चलेंगे तो सबसे अधिक, सबसे कम किसका है, तो सबसे कम किसका है, -1। सबसे किसका है, ए का है। इसके बाद किसका है, बी का है। इसके बाद किसका है, तो सी का है। तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन दिखाई दे रहा है, ए बी और सी। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ए बी सी। यानी सबसे अधिक किसका दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्रम आपका यही है, आपका क्रम आपका यही है। यही क्रम के अनुसार हम क्या करते हैं, क्रम को लिखते हैं कि नहीं। चलिए आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी सेल अभिक्रिया का साम अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है। देखिए आप यहाँ पर मान लेते हैं, हमने यहाँ पर सेल बनाया। क्या बनाया हमने
हमने सेल बनाया। हमने क्या बनाया? सेल बनाया। अब देखिए सेल हमने बनाया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया। हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया। और एक इलेक्ट्रोड हमने कहाँ लगा दिया? यहाँ बना दिया। हमने एक रासायनिक सेल का निर्माण किया और इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक विद्युत धारा से इसको जोड़ दिया। और देखिए इस सेल को, अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए ये मान लेते हैं ये आपका एनोड हो गया और ये आपका क्या हो गया? कैथोड हो गया। क्या हो गया आपका? कैथोड हो गया। क्या हो गया आपका? कैथोड हो गया। मान लेते हैं एनोड से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता था। क्या होता था? त्याग। और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता था? ग्रहण होता था। क्या होता था? ग्रहण होता था। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करना बंद हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना जब बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी तो बंद हो जाएगा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन जब त्याग ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड ग्रहण कैसे करेगा? तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि इस सेल का वैल्यू जो होता है क्या हो जाता है? 0 होता है। और इसी स्थिति को हम कहते हैं साम्य अवस्था कहते हैं। जब इस सेल का वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए तो इस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। तो कह रहा है किसी सेल की अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो देखिए साम्य अवस्था पर विद्युत वाहक का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि विद्युत वाहक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को और सुनने को मिलता है। और देखिए हम बार बार आप लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ईमानदारी से आप लोग क्लास को कीजिए। देखिए ये आपके लिए गोल्डन समय है। जन्म से लेकर अब जब तक 12 तक आप पढ़ रहे हैं आपके लिए गोल्डन समय है। ये समय आपके पास दोबारा वापस आने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए इंटर पास करने के बाद बच्चे के अंदर जिम्मेवारियाँ आ जाती है। मान लेते हैं आप नौकरी की तैयारी कीजिएगा, चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल कीजिएगा। गार्जियन के 2 साल 4 साल के बाद आपसे एक उम्मीद रहती है कि मेरे बच्चे कमाएंगे, अच्छे जॉब करेंगे, जिससे क्या होगा? मैं एक बुढ़ापा का सहारा होगा। तो जो आपकी समय होती है वो जन्म से लेकर जब तक आप 12th नहीं किए रहते हैं तब तक आपके लिए गोल्डन समय होता है। 12th के बाद आपके पास कुछ जिम्मेवारियां आने लगती है, आपके घर की कुछ जिम्मेवारियां लगती है। इसलिए हम कहेंगे कि आप एक अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और सूझबूझ के साथ, अच्छे सूझबूझ के साथ पढ़ाई कीजिए और आप इतना काबिल बनिए कि जिससे आपके माता पिता और परिवार का एक अच्छा नाम हासिल हो सके, जिससे आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व महसूस कर सके कि नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आपके माता पिता आपके समाज में आपके कारण आप अपने मूड़ी को नीचा करके चल सके। इसलिए आप बहुत मेहनत से पढ़िए क्योंकि आपके लिए जो गोल्डन समय था अब कुछ क्षणों के बाद ख़त्म होने वाला है। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि नहीं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। से कह रहा है कि जिंक सॉलिड स्टेट में है और यहाँ जिंक जो है एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ देखिए यहाँ एक गलती मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यहाँ पर है। मिस्टेक यही है, यहाँ जो होता है डबल होता है, एक साल्ट ब्रिज का संकेत होता है। क्या होता है? साल्ट ब्रिज का संकेत होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं एनोड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज का इधर वाले को हम बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड। यानी हम हमेशा दायां पक्ष जो होता है ये कैथोड के रूप में होता है और बायां पक्ष जो होता है ये किसके रूप में होता है? एनोड के रूप में होता है। बायां पक्ष एनोड के रूप में और दायां पक्ष किसके रूप में होता है? कैथोड के रूप में है। और इस सेल को हम बोलते हैं डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डेनियल सेल बोलते हैं। डेनियल सेल का दूसरा नाम और भी है, इसको हम गैलोनिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? गैलोनिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? गैलोनिक सेल बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? गैलोनिक सेल बोलते हैं। गैलोनिक सेल बोलते हैं।
इसका दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम है इसका वैद्युत रसायन सेल भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन सेल, रसायन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत रसायन सेल भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। वोल्टेज सेल क्या बोलते हैं उसको? हम वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। यानी किसी प्रकार की इसमें से आएगा तो आप आंसर मार सकते हैं। तो ये किस प्रकार का सेल है? तो हम इसको कह सकते हैं कि एक डेनियल प्रकार का सेल है। इसको हम गैलोनिक सेल भी कहते हैं, वैद्युत रसायन सेल भी कहते हैं और इसको वोल्टेज सेल भी कहते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। देखिए जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं कोई अपना मन से बनाकर नहीं दिए हैं। जितना हम क्वेश्चन दिए हैं ये सभी क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके किसी न किसी साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं। तो इस साल आपको अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के मान सम्मान के लिए पढ़ना है। समझ गया ना? इस साल अपने माता पिता का मान सम्मान के लिए पढ़ना है और इस चीज़ के लिए पढ़ना है कि हमारे माता पिता जब भी समाज में जब निकले तो कहा कि मेरे बेटा और बेटी ये फलना, ये नहीं कहे कि फलना के ये लड़का है, ये नहीं कहे कि ये फलना का पिता है, ये फलना का मिता है। तो अपने माता पिता के मान सम्मान का बढ़ावा करने का सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं, सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं। और इस मान सम्मान को बढ़ावा देने के लिए मैं अमित कुमार आपके साथ हमेशा 5:30 बजे से लाइव आपके साथ जुड़ रहा हूँ, आपके अपने चैनल 100% पर। तो सिर्फ हमारे मान सम्मान की नहीं, अपने माता पिता की मान सम्मान के भी आप रक्षा करना आपका कर्तव्य है। और इसके लिए आपको रोज 5:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ जाइए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपके माता पिता का मान सम्मान और भी बढ़े। और माता पिता का मान सम्मान तभी बढ़ सकता है जब आप अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपके माता पिता के समाज में एक क्या होगी, एक रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। हम आपको बीच में आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें से किसमें ऑक्सीकृत नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाइड्रोजन जो होता है आपको देखिए, आपको हाइड्रोजन जो होता है, ये इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो होता है लोहा के साथ ऑक्सीकृत होता है। तो ऑक्सीकृत होता है, यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो लोहा के साथ तो ऑक्सीकृत होता है, नहीं की बात कर रहा है तो यहाँ पर तो Fe+3 आंसर नहीं होगा। Cu भी इसके साथ भी ऑक्सीकृत होता है तो यह भी आंसर नहीं होगा। Ag के साथ भी ऑक्सीकृत होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है ओनली फॉर जिंक के साथ ऑक्सीकृत नहीं होता है। यदि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन थी। कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है कि किसका ऑक्सीकरण विभव जो होता है जो सबसे अधिक होता है। अब देखिए ऑक्सीकरण विभव की बात करते हैं तो दो गो चीज होता है, एक होता है ऑक्सीकरण विभव होता है और एक होता है अपचयन विभव होता है। एक होता है ऑक्सीकरण विभव होता है और एक होता है अपचयन विभव होता है। अब देखिए ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण विभव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और अपचयन विभव की बात करें, अपचयन विभव की बात किया जाए तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है
क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक किसमें होता है। देखिए सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव जो होता है मेरा मैग्नीशियम का होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास जो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन इस सभी की बात किया जाए, ये सभी की बात किया जाए तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण जो होता है, सबसे अधिक ऑक्सीकरण की बात करेंगे, सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव की बात करेंगे कि इसमें सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव किसका है, तो सबसे अधिक होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाद होता है जिंक का होता है, इसके बाद होता है एजी का, और सबसे कम जो होता है यहाँ पर एजी का, और सबसे कम जो होता है आपका होता है सीयू का होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव यानी ऑक्सीकरण विभव की बात किया जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता किसके पास होता है, मैग्नीशियम के पास होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आंसर नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा प्यास भी लगा हुआ है क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं। चलिए आप भी बैठे हुए हैं तो आप भी पानी उनी पी लीजिए कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युतीय एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है, विच्छेदन कराने पर धनोद पर क्या होगा, यानी धनायन पर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है कुछ मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युतीय अविद्युतीय एवं ऋणोद विच्छेदन कराने पर धनोद का प्रतिफल क्या होगा। एक क्वेश्चन इस तरह से है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर जलीय घोल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जलीय घोल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जलीय घोल की। जब भी जलीय घोल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जलीय घोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जलीय घोल की। तो देखिए जलीय घोल की बात करेंगे, जलीय घोल। देखिए जब भी हम जलीय घोल की बात करेंगे, जलीय घोल की बात करेंगे तो जलीय घोल में देखिए क्या होता है। फिर जैसे हम जलीय घोल में हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो NaCl को जब जल में मिलाते हैं तो बनता है Na+ और बनता है Cl- बनता है। और जैसे जल को हम तोड़ते हैं, H2O को तोड़ते हैं तो बनता है H+ और बनता है OH-। अब देखिए जल में सबसे अधिक हाइड्रोजन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर दो तरीके का कंसेप्ट H2 और प्लस क्या बनता है, O2 बनता है। अब देखिए H2 जो बनता है, ये जो बनता है आपका एनोड पर बनता है। H2 जो बनता है आपका कहाँ बनता है, ये बनता है आपका कैथोड पर बनता है। कहाँ बनता है, कैथोड पर। और O2 जो बनता है आपका कहाँ बनता है, एनोड पर बनता है। ये कहाँ बात की है, जल की जब बात की है। यदि मान लेते हैं ये कह दिया द्रवीय अवस्था पर, किस अवस्था में बात की है, द्रवीय अवस्था में बात किया जाए। किस में बात कर दिया, द्रवीय अवस्था में बात की है। जलीय अवस्था में होगा तो जलीय अवस्था में जब भी सोडियम क्लोराइड को घुलाने की बात करेगा तो क्या H2 और O2 गैस का निर्माण होगा। H2 जो होगा कैथोड पर होगा और O2 जो होगा एनोड पर होगा कि नहीं। लेकिन जब द्रवीय अवस्था की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर आपके कैथोड पर और एनोड की बात होगा। एनोड पर आपका एनोड पर आपका Cl2 गैस रहेगा। कौन रहेगा, Cl2 गैस रहेगा। और कैथोड की बात करेगा, कैथोड पर बात होगा तो कैथोड पर होता है हाइड्रोजन गैस होता है। कि कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस।
यानी द्रवीय अवस्था की बात होगा और एनोड पर पूछेगा तो Cl2 गैस होता है और कैथोड पर O2 गैस होगा। लेकिन जब जलीय घोल की बात होगा तो कैथोड पर होगा H2 गैस होगा और एनोड पर हो जाएगा आपका O2 गैस होगा। किसी भी प्रकार के कोई विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको। किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है या आपको कोई किसी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में जरूर कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर ये हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको समझाइए। हम अगले दिन उस कमेंट को पढ़कर जरूर आपके जो समस्या है उसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमको जहाँ तक पूरा विश्वास है कि आपको हर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है कि बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, यहाँ क्वेश्चन दिया है बेरियम सल्फेट दिया है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, विशिष्ट सुचालकता कितना दिया है 8 × 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेरियम सल्फेट का KSP यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर समतुल्य सुचालकता दिया हुआ है। अब देखिए मोलर का जिसको हम बोलते हैं कैप M इन्फिनिटिव, जिसका वैल्यू दिया है 400, क्या दिया है 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और यहाँ पर दिया है कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया है, कप्पा का वैल्यू। कप्पा का वैल्यू दिया है 8 × 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया है, हमसे पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है कप्पा M इन्फिनिटिव बराबर कैप मोलर सल्फता तनुता पर मोलर सल्फता बराबर कप्पा, यानी कप्पा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, गुने 1000 अब बटा क्या होगा सांद्रता। इस सांद्रता को हम सॉल्युबिलिटी यानी कि जो S कहते हैं हम S भी मान सकते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। अब देखिए हमको निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। हमसे क्या निकाल, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है कि नहीं, हमसे KSP पूछ रहा है। अब देखिए निकाल लेंगे कैसे, हम क्या करेंगे कि इसको हम गुना भाग करेंगे। क्या करेंगे हम, गुना भाग। यदि हम इसको यहाँ लाते हैं तो ये यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा S बराबर K गुने 1000 अब बटा क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव M हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान देना है, अब यहाँ ध्यान देना है। अब हमको सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर K की वैल्यू कितना दिया है, दिया है 8 × 10⁻⁵ गुने 1000 बटा दिया है कैप इन्फिनिटिव M का वैल्यू दिया है यहाँ पर 400 दिया है। कितना दिया है 400। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। यदि हम यहाँ से एक पावर घटा देंगे तो यहाँ 10 खत्म हो जाएगा। तो S बराबर वैल्यू हो जाएगा 8 गुने 10⁻⁴ अब बट्टा हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 10⁻⁴ हो जाएगा। जो मेरा किसका वैल्यू आया, एस का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, मेरा एस का वैल्यू आया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बेरियम सल्फेट को BaSO4 को हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा Ba+2 और बन जाएगा SO4-2 बन जाता है। क्या बन जाता है -2। अब देखिए इसका एक सॉल्युबिलिटी है और इसका एक सॉल्युबिलिटी है। क्या है, इसका एक सॉल्युबिलिटी और इसका भी एक सॉल्युबिलिटी है। यदि हम इसका KSP निकालें हम यहाँ पर तो एक सॉल्युबिलिटी यानी S और इसका सॉल्युबिलिटी निकालेंगे S। देखिए दोनों का सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। अब जब दोनों को हम यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
हो जाएगा एस का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए के एस पी क्या हो जाएगा यहाँ पर? के एस पी बराबर, अब देखिए एस का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पर, कितना निकाले हैं? 2 × 10⁻⁻⁴ का क्या दिया हुआ है यहाँ पर? स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और इसका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? × 10⁻⁸ और किस में आएगा ये आएगा मूलार्थता में आएगा, तो हम लिखेंगे m का स्क्वायर। आपका यही आंसर हुआ। और ये आंसर देखिए तो कहाँ दिया हुआ है? ये आंसर दिया है आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 4 × 10⁸ होगा। शायद इसका आंसर आपको नहीं दिया है। इसको आंसर को हम मैचिंग कराते हैं, पहले हटाते हैं पहले इसको, कि नहीं, इसको हटाते हैं और लिखते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, ये जो दिया है यहाँ पर, दस पावर माइनस 8 m स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया है और आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हम इसी के साथ जाएंगे। देखिए आपके क्वेश्चन में बहुत सारा मिस्टेक है जिसको हमने सुधारने का काम किया है, जिससे हम बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप काफ़ी डिटेल से जितने भी दोस्तों हैं उनको भी जोड़ने का काम कीजिए और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ के पढ़िए। देखिए कितना डीप में एक छोटा सा क्वेश्चन को कितना डीप में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन से। ये कोई हम अपना घर से नहीं लाए हैं या अपना मन से नहीं लिखे हैं, हम वही क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड में पूछा गया है। और ये जो हम मेहनत जो कर रहे हैं आपके लिए, रात में आकर मेहनत जो कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। और कर रहे हैं इसलिए कि मेरा छोटा भाई पढ़ ले और पढ़ के एक अच्छा नंबर लिया दे केमिस्ट्री में, कि नहीं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। देखिए अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक सेल है और यहाँ पर आपके पास देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक आपका एनोड है, कि नहीं, और आपके पास मान लेते हैं एक कैथोड है। क्या है आपके पास? कैथोड है। इसको हम कहते हैं कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कैथोड बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एनोड बोलते हैं। तो ध्यान समझिएगा, विद्युत रासायनिक सेल में, किस सेल में? विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, किस सेल में? विद्युत रासायनिक सेल में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल में हम सेल की बात करेंगे, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। किसको निकलता है? इलेक्ट्रॉन को। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। और कह रहा है कि विद्युत अपघट्य सेल में, विद्युत अपघट्य सेल उसी को कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस सेल में क्या निकल रहा है? एनोड से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है? तो ये कैथोड करता है। तो पूछ रहा है कि विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रॉन से घोल में, अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है। देखिए तो किस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन घोल में घूम रहा है? तो एनोड से घूम रहा है। तो हम कहेंगे कि एनोड से घूमता है। और पूछता है आपसे कि बताइए ग्रहण कहाँ होता है? देखिए यहाँ से जब एनोड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घुलता है, और घुलने के बाद क्या होता है कि एनोड के जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसका द्रव्यमान क्या होता है, पतला हो जाता है, द्रव्यमान क्या होता है, कम होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहाँ पर जमा होने लगता है, इस जमा होने के कारण इसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, अधिक होने लगता है, और इसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, कम होने लगता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो कोई आपसे पूछेगा कि विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है यानी घुलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एनोड कहते हैं। पूछता है कि जमा होता है कहाँ पर, तो हम कहते हैं कैथोड पर जमा होता है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक विद्युत अपघटन। अब देखिए कह रहा है कि विद्युत अपघटन, एक विद्युत अपघट्य क्या है। तो देखिए विद्युत अपघट्य दिया है यहाँ पर बिलियन में जटिल आयन बनाता है, नहीं, विद्युत अपघट्य का काम तो है कि धारा का प्रवाह करना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का, यही ना काम है जी, धारा का प्रवाह करना। एक विद्युत अपघट्य का क्या काम है कि इलेक्ट्रॉन से क्या पढ़ना, धारा का प्रवाह करना। तो जब बिलियन में जटिल आयन रहेंगे, यानी जटिल आयन का मतलब क्या है कि जब आयन जो होंगे काफी चिपके हुए रहेंगे तो क्या धारा का प्रवाह हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपके, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है। ऐसा बात थोड़े है कि जब हम करंट देंगे तब वही आयन का प्रवाह होगा, नहीं। आप देखिएगा कहने का मतलब क्या है कि बोलिए नमक से जब हम नमक को क्या करते हैं, अर्थिंग में डालते हैं तो क्या वहाँ करंट देते हैं जिससे आयन का प्रवाह होता है, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये भी आपका आंसर गलत है। और कह रहे केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है, ऐसा भी करना, केवल जल कर रहा है ना, ये गलत बात है। लेकिन जल रहता ना, जल में घोले जाने पर आयन देता है तो ये आंसर सही हो सकता है। लेकिन कह रहा है केवल जल में, ऐसा बात थोड़े है कि केवल जल में केवल आयन का प्रवाह होगा, विद्युत अपघट्य का प्रवाह होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो आपका ये भी आंसर क्या होगा, गलत होगा। आपके पास आंसर ये हो जाएगा ठोस अवस्था में भी आयन रखता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है ये क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल ये पूछा गया क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन कोई मैं अपना से नहीं लिखा हूँ, चला समझा कि नहीं। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम प्रीवियस क्वेश्चन से ही डिस्कशन कर रहे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख लीजिएगा कि अमित सर क्या कह रहे हैं इससे, कि नहीं। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन से पहले समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहला बात है कि आप विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़े हैं। एक प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। क्या होता है, एक प्रबल होता है, एक क्या होता है, दुर्बल होता है। अब देखिए हम बताते हैं कि सभी तनुता पर जो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, यानी इन्फिनिटी पर, किसी भी इन्फिनिटी पर जो आयन में विभक्त हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रबल अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल अपघट्य कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो क्या होते हैं, जो सभी तनुताओं पर आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। सभी तनुताओं पर आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम कि ये क्या है, एक प्रकार का प्रबल विद्युत अपघट्य है। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए आप देखिए आपको बार बार हम मोटिवेट बाबू इसलिए करते हैं कि देखिए आपकी, हम बार बार यही बात बोलते हैं कि देखिए आपका गोल्डन समय है। आपके माता पिता जितना मान सम्मान अपने अरमान को सजाए होंगे अपने बेटा बेटी के लिए, शायद आपको पता नहीं है। कभी अपने पिताजी से पूछिएगा, आंख में आंख मिलाकर पूछिएगा कि पिताजी कि आप हम पर कितना विश्वास करते हैं, तो वो बोलेंगे कि जीवन में जितना वो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं जितना वो आप पर विश्वास करते हैं। और इस विश्वास का सिर्फ एक ही कारण है, वो चाहते हैं कि जो काम मैं नहीं कर रहा, जो काम मैं कर रहा हूँ, शायद मेरे बच्चे न कर पाए। क्योंकि सभी आदमी यहाँ पर, हम लोग जो देहात क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिहार की आप जान ही रहे हैं कि क्या बेरोजगारी है। बिहार में
की समस्या क्या है आप समझ सकते हैं। और सभी माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाए। कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि मैं किसान हूं तो मेरा बेटा किसान बने। किसान क्यों बनना चाहेगा, क्या माने, क्या रीजन है। आप कितने विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर आप शिक्षकों के सर ये बात बोल रहे हैं। देखिए हमने बोला है कि देखिए जीवन में हम 3 आदमी को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, जन्मदाता, कर्मदाता और अन्नदाता। जन्मदाता वो होते हैं जो जन्म देने वाले होते हैं, जो माता पिता होते हैं। कर्मदाता वो होते हैं जो आपको काम देते हैं। ज्ञानदाता जो आपको, जो गुरु होते हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको हर समस्याओं से, आपके ज्ञान के ताकत से लड़ने की क्षमता देते हैं, प्रदान करते हैं। और अन्नदाता वो जो आपको जीने के लिए आधार देते हैं। ये जो 3-4 आदमी जो है आपके लिए जीवन अहम भूमिका है, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। और ये 4 आदमी का योगदान हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी बिहार की स्थिति, शायद सरकार हम पर इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा एक किसान बने। तो अपने माता पिता के सपनों के लिए पढ़ाई करना है। ये समझ लीजिए कि ये जो पढ़ाई हो रही है खुद के लिए पढ़ाई नहीं हो रही है। जब आपको लग रहा है कि हम खुद के लिए पढ़ाई करना है तो नहीं, आज के बाद नहीं करना है, खुद के लिए नहीं, ये पढ़ाई करना है मेरे लिए और अपने माता पिता के लिए पढ़ाई करना है। और ये 15 से 20 दिन जो बचा हुआ है, इतना पढ़ना है, इतना मेहनत करके पढ़ना है कि एग्जामिनेशन में जब हम क्वेश्चन सामने आए तो लगे कि ये क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं। क्योंकि काफ़ी चाहत होती है बाबू। जब आप घर से निकलते हैं कोचिंग के लिए, चाहे आप मोबाइल चालू करके पढ़ते हैं, तो एक माता पिता का सपना होता है। और जब भी समाज में निकलते हैं तो भी चाहते हैं कि समाज के लोग उनके बाल बच्चा को हमेशा प्रशंसा करें। और प्रशंसा तभी हो सकती है जब आप अच्छा करेंगे। तो कभी भी अपने माता पिता को सर को झुकने मत दीजिएगा और पढ़ाई के साथ उनके मनोबल को और उनके सम्मान को हमेशा ऊंचा करके रखिएगा। ये आपसे, मैं एक शिक्षक के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन शायद 16 क्वेश्चन तक हो चुका है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गैलोनिक सेल में एनोड होता है। अब देखिए गैलोनिक सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गैलोनिक सेल के बारे में। तो देखिए गैलोनिक सेल किसको कहते हैं? देखिए यही होता है गैलोनिक सेल। यही जो होता है आपका क्या होता है? गैलोनिक सेल होता है। क्या होता है आपका? गैलोनिक सेल होता है। गैलोनिक सेल होता है। और गैलोनिक सेल में जो आपका गैलोनिक सेल है, यही है आपका गैलोनिक सेल है। यही जो है आपका क्या है? गैलोनिक सेल है, जिसमें इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ इलेक्ट्रोड होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? ई होता है आपका एनोड होता है कि नहीं? ये होता है आपका क्या होता है? एनोड होता है। और ये क्या होता है आपका? कैथोड होता है। क्या होता है आपका? कैथोड होता है कि नहीं? एनोड और क्या होता है? कैथोड होता है। तो कह रहा है गैलोनिक सेल में एनोड होता है। तो एनोड पर देखिए, गैलोनिक सेल में देखिए, विद्युत रासायनिक सेल में देखिए, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर होता है। एक चीज़ समझ लीजिएगा, हम चीज़ को डिस्कस कर देते हैं बढ़िया से। जब भी आपके पास गैलोनिक सेल की बात करेगा तो देखिए एनोड पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज है। किस सेल की बात कर रहे हैं हम? तो गैलोनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैलोनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैलोनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैलोनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गैलोनिक सेल में एनोड पर होता है क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। कौन होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा इलेक्ट्रोड होता है? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक।
ऋणात्मक होगा तभी ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा। एनोड पर क्या होगा, ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर क्या होता है, धनात्मक होता है। ये किसके सेल की बात है, ये बात हो रहा है, किस पर बात हो रहा है, ये जो हो रहा है आपका गैल्वेनिक सेल पर बात करते हैं। लेकिन यही हम जब विद्युत अपघटन सेल के बारे में बात करेंगे तो इसके उल्टा होता है, एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर निगेटिव होता है। तो हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है, तो होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं। अब देखिए, जब भी किसी विद्युत धारा को प्रवाह कहाँ करते हैं तो विद्युत अपघट्य में होता है। देखिए, जब भी विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा, कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और ये विद्युत अपघट्य चालक, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तथा चालक में आयन का, पूछेगा कि आयन का प्रभाव किसका होता है, तो कहेंगे विद्युत अपघट्य के द्वारा होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है तो चालक को क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं, उस चालक को कहते हैं, होता है तो उस चालक को विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। जब भी विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तो उस चालक को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा में जब भी विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आज जब इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है उस चालक को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युतीय विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फैराडे का पूछ रहा है। तो फैराडे देखिए एक वैज्ञानिक थे। फैराडे क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत अपघट्य के बारे में बताया था। फैराडे जो थे, फैराडे जो थे, जिन्होंने किसके बारे में बताया थे, फैराडे क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था, विद्युत अपघट्य के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, विद्युत अपघट्य का नियम दिया था। किसके बारे में दिया था, विद्युत अपघट्य के नियम के बारे में बताया था। और इन्होंने दो नियम दिया था, एक विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम दिया था, एक विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम दिया था। द्वितीय नियम दिया था, कैसा नियम दिया था, द्वितीय नियम दिया था कि नहीं, जिसको हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम और कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखिए, फैराडे ने अपने विद्युत अपघटन में कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो आवेश होता है वो जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, वेट होता है, वो विद्युत अपघट्य के समतुल्य के बराबर होता है। यानी ई जो होता है एक प्रकार का क्या है, समतुल्य भार है। ई को क्या कहते हैं, समतुल्य भार है। तो फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, जिसका क्या किससे संबंधित है, तो हम कह सकते हैं किससे, समतुल्य भार से संबंधित है, जिसको क्या कहते हैं, W, इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान, I का मतलब होता है समतुल्य भार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लेक्लांसियस सेल है। लेक्लांसियस सेल जो होता है एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। लेक्लांसियस सेल जो है एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सेल के बारे में। इस सेल है क्या, किसके बारे में बात करेंगे? सेल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सेल के बारे में। तो देखिए सेल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सेल जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक होता है। क्या होता है? द्वितीयक होता है। अब देखिए दोनों को हम बता देते हैं काफ़ी आसानी भाषा से। प्राथमिक का मतलब जो होता है जिसे एक बार यूज करने के बाद, जिसे एक बार क्या करने के बाद, यूज करने के बाद हम दोबारा यूज ना करे उसी को कहते हैं प्राथमिक सेल। मतलब कोई भी सेल, ऐसा सेल जिसको एक बार हम यूज कर लेने के बाद दोबारा हम उसको यूज नहीं करेंगे, उसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। अब देखिए, अब कहने का मतलब द्वितीयक सेल क्या है? जिसे हम बार बार यूज करें, जिसे बार बार क्या करें? यूज करें। तो बार बार यूज किसको करेंगे हम? चार्ज के माध्यम से, चार्ज के माध्यम से। यानी वैसा सेल जिसको हम चार्ज करके यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल फॉर बात करते हैं, आप लोग कभी घड़ी की बैटरी देखे होंगे। किसकी बैटरी? घड़ी की बैटरी। घड़ी की बैटरी आप लोग देखे होंगे। तो घड़ी की बैटरी को जब हम एक बार यूज कर लेते हैं तो क्या उसको दोबारा हम चार्ज कर पाते हैं? तो नहीं चार्ज करते हैं। यानी कहने का मतलब एक आता है खिलौना आता है, बचपन में खेले होंगे, आप लोग भी खेले होंगे कि नहीं? हम भी खेले हैं। एक खिलौना आता है, गाना बजता है, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, आता है ना जी। तो उसमें देखिएगा एक बैटरी रहता है, एक लेड की तरह होता है, एक टीना की तरह बैटरी रहता है। अब देखिएगा वो बैटरी जो है एक बार हम चार्ज करने जो मिल रहता है, क्या एक बार यूज कर लेते हैं, क्या दोबारा उसको हम चार्ज कर लेते हैं? नहीं करते हैं। तो वैसे सेल जिसे हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम पुनः उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। अब देखिए द्वितीयक सेल किसको कहते हैं? जैसे मान लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। तो देखिए मोबाइल की बैटरी समझते हैं आप, सबसे आसान भाषा में इसलिए हम बताए हैं कि जिसका उपयोग हम लोग आप लोग रात दिन कर रहे हैं। मोबाइल की जो बैटरी होती है आप लोग देखते हैं। अच्छा बताइए, मोबाइल की जो बैटरी है, क्या आपका चार्ज खत्म होता है तो क्या करते हैं? उस बैटरी को फेंक देते हैं? नहीं, आप फेंकते नहीं है, क्या करते हैं? तुरंत चार्ज लगा देते हैं। नहीं लगाते हैं? तो बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर खत्म होता है, फिर चार्ज करते हैं। यानी हम क्या करते हैं? बार बार उसको आवेशित करने का काम करते हैं। यानी बार बार हम क्या करते हैं? उसको चार्ज करते हैं। तो जिसको हम बार बार चार्ज करके यूज करें उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो देखिए लेक्लांचियस सेल जो होता है एक प्रकार की ये प्राथमिक सेल है। कैसा सेल है ये? प्राथमिक सेल है। ये कैसा सेल है? ये प्राथमिक सेल है। कैसा सेल है ये? प्राथमिक सेल। अब देखिए कह रहा है कि लेड स्टोरेज सेल। कैसा सेल? लेड स्टोरेज सेल। देखिए घर में जो बैटरी देखते होंगे, चाहे गाड़ी पर बैटरी देखते होंगे, देखते हैं जो घर में जो इन्वर्टर वगैरह जो चलता है, उसी बैटरी को कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। ये कैसा सेल है? तो ये कहेंगे कि द्वितीयक सेल है। कैसा सेल है ये है आपका द्वितीयक सेल है। आपका कैसा सेल है? द्वितीयक सेल है। हमसे पूछ रहा है द्वितीयक सेल, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब कह रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त कराती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको तो VBI मार लीजिए जितना VBI, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार देखते हैं कि पूछता है, लेकिन इसमें मिसप्रिंटिंग देखे हैं हम, हर क्वेश्चन बैंक में देखे हैं कि इसका आंसर जो है अलग अलग है। कहीं इसका आंसर दिया हुआ है, कहीं इसका आंसर दिया है आपका 31.75 दिया है, और कहीं कहीं आंसर दिया है 63.5 दिया है कि नहीं। अब देखिए ध्यान देना है, समझना है कि आंसर कौन सा है। हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि देखिए जितनी भी आप क्वेश्चन बैंक है, वो पूरे क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे किसी भी प्रकाशन का है, वो पूरे क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव जो उसको चैप्टर वाइज चैप्टर हमने क्या किया है उसको डिस्कशन करने के लिए हम अपने चैनल पर, हम चैनल के माध्यम से आपके बीच हम आ रहे हैं कि नहीं। क्या कर रहे हैं,
इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से बैठ के पढ़िए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन में बहुत सारे मिस्टेक जो गलतियां हैं जो आप सुधार नहीं पाइएगा, उसी गलतियों को सुधारने के लिए मैं आपके साथ 5:30 बजे रोज जुड़ रहा हूं कि नहीं, तो इसलिए है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को VVI मार लीजिएगा, क्योंकि जितना बार पूछा जाए उतना बार ही कम होगा, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं कहीं क्वेश्चन बैंक में 63.5 दिया है, कहीं कहीं 31.5 दिया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। देखिए थोड़ा सा डिजिटल में थोड़ा सा है तो हमको थोड़ा गलती महसूस हो रहा है, कभी कभी जो बात लपटपा रहा है तो थोड़ा सा हमको माफ़ कीजिएगा। धीरे धीरे हम परिवर्तन हो जाएगा और धीरे धीरे देख लीजिएगा काफ़ी सुधार आया है पहले और आज की क्लास में, और हम लोग डिजिटल की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ जाएंगे कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पर 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल में मुक्त करती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आवेश दिया हुआ है, यहाँ पर जो आवेश दिया हुआ है कितना दिया है, 96,000 दिया है। कितना दिया है, 96,000 दिया है। एक फार्मूला होता है घोल में मुक्त करती है, तो एक फार्मूला दिया है कि कॉपर सल्फेट के घोल में कितना मुक्त करती है कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए Q बराबर यहाँ पर आवेश जो दिया है कितना दिया है, 96,500 कूलम दिया हुआ है। कितना दिया है, 96,500 कूलम दिया हुआ है। विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल में मुक्त, पूछ रहा है कितना कॉपर सल्फेट के घोल में मुक्त होता है। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि W बराबर होता है Z इंटू Q होता है कि नहीं। यदि हम इसको तोड़ेंगे Z को तो Z बराबर होता है E अब बटा क्या होता है, F होता है। W बराबर हम करेंगे Z के जगह पर हम लिख देंगे E अब बटा क्या लिखेंगे, गुने Q लिख देंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर Z क्या है, तो Z को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी विद्युत रासायनिक स्थिरांक समतुल्य तुल्यांक बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है तुल्यांकी भार बोलते हैं कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा E को हम बोलते हैं तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान अब बटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यदि हम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, हम CuSO4 की बात करेंगे, जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो Cu + 2 प्लस SO4 -2 के रूप में टूटता है। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है आपको टूट रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 2 है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान किसके बारे में, तो कॉपर के बारे में, क्योंकि कॉपर के घोल के बारे में पूछ रहा है। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 63.5 होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो कहेंगे हम कि बन रहा है आपका N की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 31.75 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए W बराबर हम क्या लिखेंगे, E के जगह पर क्या लिख देंगे हम 31.75 बटा F के जगह पर F का वैल्यू कितना होता है, तो आप जानते हैं कि 1 फराडे बराबर होता है 96,500 कूलम पर मोल होता है। ये आप जानते हैं, आपको हम बताए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, 96,500 हो जाएगा गुने Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 96,500 कट जाएगा। तो W बराबर कितना बचेगा, 31.75 क्या बचेगा, कॉपर बचेगा। कोई दिक्कत है, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि आपके आंसर क्या हो जाएगा, आपका 31.75 ग्राम कॉपर हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंकों में देखा है, कहीं 63.5 दिया है और कहीं 31.5 दिया है, लेकिन इसका सही आंसर यही होगा। तो आप लोग इसी आंसर के साथ जाना है और यही आंसर आपके लिए सही है कि नहीं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ हल ही नहीं है, ये तो मार देंगे यही। इसमें तो कुछ हल ही नहीं है, ये तो आप जानते भी होंगे, क्योंकि ये आप इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये तो आपका आंसर यही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है।
अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध को। देखो बउआ, हम चाहेंगे तो आंसर ऐसे भी दे सकते हैं कि नहीं कि एक का बी, दो का बी, लेकिन इतना विस्तार से समझाने के कारण ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा थोड़े है कि हम 1 का चलिए, एक का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 के डी, ऐसे थोड़े करना है, आपको समझ में आना चाहिए। हम हर चीज़ों को डील इसलिए कर रहे हैं, डील करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अदर और भी क्वेश्चन दे तो आप अपने माध्यम से बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हम चाहेंगे तो डायरेक्ट मार सकते हैं कि चलिए सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्या आपको समझ में आया कि ये सी कहाँ से, ओम सेंटीमीटर कहाँ से आया? आया समझ में? नहीं आया समझ में। लेकिन इसको हम विस्तार से समझाएंगे, इसको जब हम विस्तार से समझाएंगे तो आपको भी क्या होगा, और जब तक आपको छोटे छोटे चीज़ों को जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं आ सकती है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, ये 15 से 20 दिनों का जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये खुद के लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को हम सूचित करते हैं रो से करते हैं। किससे करते हैं? रो से। अब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोध इनटू क्या होता है, एरिया होता है। यानी क्या होता है? एरिया होता है। अब बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब बटा क्या होता है? लंबाई होता है। अब देखिए इसकी मात्रक की बात किया जाए यहाँ पर, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और क्षेत्रफल किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की बात होता है तो क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब बटा लंबाई का क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर होता है। यही आपका क्या आ गया? मात्रक आ गया। देखिए काफ़ी आसानी तरीका से जब समझा दिए तो आपको समझ में आ गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम और सेंटीमीटर होता है। लेकिन डायरेक्ट हम क्या मार दे, इसको आंसर कर दे, टिकअप कर देते क्या, तो क्या आपको समझ में आ जाता? नहीं, आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम ये सोच के नहीं पढ़ाते हैं कि आप पढ़ के आए हैं, हम ये समझ के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, हमको हर चीज आपको समझाना है, सिखाना है। हमको थोड़ा एग्जाम देना है, एग्जाम आपको देना है, अच्छे नंबर आपको लाना है, अच्छे नंबर आपको लाना है, अपने माता पिता के नामों को ऊपर करना है, अपने परिवार को नाम पढ़ाना है, अपने माता पिता को समाज में सर से गर्व से सीना करके चलने के लिए आपको सिखाना है, आपको करना है। आप अच्छा कीजिएगा तब उनके साथ अच्छा होगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन आ गया 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अवघटन के नियम दिए थे। अब देखिए विद्युत अवघटन के नियम हम बार बार बोले हैं कि विद्युत अवघटन का नियम, इसमें कुछ नहीं है। इसका क्या कौन नियम दिए थे? तो फ्राडे साहब ने नियम दिए थे। किसने दिया था? फ्राडे साहब ने नियम दिया था। कोई पूछेगा कि विद्युत अवघटन के नियम किसने दिए थे, तो फ्राडे साहब नियम दिए थे। किसने दिए थे? फ्राडे ने दिए थे। इसमें कुछ है नहीं है, बस याद रखना है इसको तो कुछ याद रखना है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर फ्राडे का प्रथम नियम क्या है? फ्राडे का प्रथम नियम, अब देखिए फ्राडे साहब जो थे, फ्राडे साहब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत अपघटन के बारे में बताया, और विद्युत अपघटन में उन्होंने 2 नियम दिए थे, फ्राडे का प्रथम नियम और फ्राडे का द्वितीय नियम दिए थे। फ्राडे का प्रथम नियम और फ्राडे का द्वितीय नियम दिए थे। अब देखिए फ्राडे का नियम उन्होंने बताया था कि देखिए जो इलेक्ट्रोड का जो द्रव्यमान होता है, ये समानुपाती होता है। ये समानुपाती होता है किसके? आवेश के समानुपाती होता है। फ्राडे साहब ने कहा कि इलेक्ट्रोड का जो द्रव्यमान होता है उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। यदि हम इस आवेश को, यदि हम इस समानुपाती को, चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक मेरा कांस्टेंट वैल्यू आता है। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। और इसको हम कहते हैं, यहाँ पर क्या आ गया? क्यू आ गया कि नहीं? क्या आ गया? जेड आ गया। अब देखिए क्यू बराबर आवेश बराबर होता है आई इंटू टी होता है। क्या होता है? आई इंटू टी। अब देखिए आई क्या है? आई क्या है? धारा है। और टी क्या है? समय है। आवेश का डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में भी, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि एकांक समय में प्रवाह करने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो W बराबर जेड और क्यू के जगह पर हम क्या रख देंगे? आई इंटू टी। ये किसका नियम है? तो ये फ्राडे का प्रथम नियम है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा।
चलिए अगला देखिएंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की जब भी मात्रक की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम किससे सूचित करते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात करेगा तो रासायनिक तुल्यांक को हम सूचित करते हैं, हम जेड द्वारा सूचित करते हैं। किससे करते हैं, जेड द्वारा, और जेड द्वारा बड़ा होता है एफ बटा एफ होता है। अब देखिए ई का मतलब होता है तुल्यांकी भार होता है, जिसको हम सूचित ग्राम से करते हैं, और फराडे का मतलब होता है कूलम होता है, तो इसको लिख सकते हैं ग्राम बटा कूलम, या ऐसे भी लिखा रहता है ग्राम कूलम इनवर्स, ऐसे भी लिखा रहता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ग्राम कूलम होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि नहीं। देखिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड नहीं है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम ये चैप्टर नंबर 3 चल रहे हैं, लेसन 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी तक हमको जहाँ तक लगा है कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, और जितने भी हार्ड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस है, जो कॉन्सेप्टुअल बेस है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस अच्छे बारीकी से कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। चलिए कह रहा है कि एक फराडे होता है। अब देखिए एक फराडे जो होता है किसके बराबर होता है, तो एक फराडे जो होता है, एक फराडे जो होता है ये 96,500 कूलम पर मोल के बराबर होता है, लगभग होता है, इसके बराबर होता है। तो देखिए एक फराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम पर मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 96,500 कूलम में आंसर दिया है, तो आपके साथ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा यहाँ, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, लगभग में होता है, लगभग दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है 96,500 कूलम, क्योंकि उससे कम होता है, लेकिन लगभग देखिए यहाँ पर देखिए फंसाने वाली बात है, यहाँ तो पहले यहाँ ठीक है 96,500 कूलम लगभग, यानी लगभग रहेगा वहीं आंसर जाना है। कभी कभी 96,500 भी दे देता है कि नहीं। तो एक फराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम पर मोल होता है, और ये वैल्यू जो होता है लगभग में होता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फराडे का इकाई क्या होगा। हम अभी लिखे हैं फराडे का इकाई क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं कि फराडे का इकाई क्या होता है, यानी एक फराडे बराबर अभी जस्ट लिखे हैं ना जी, हम अभी जस्ट लिखे हैं। अभी इस क्वेश्चन से पहले मेरा क्वेश्चन था कि एक फराडे बराबर क्या होता है, एक फराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, और क्या होता है, मोल होता है। तो कह रहा है कि फराडे का इकाई क्या होगा, तो क्या होगा, कूलम मोल। इसका दूसरा भाषा में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, कूलम मोल इनवर्स, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, मोल इनवर्स ऐसे भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है किसी चालक के सेल स्थिरांक है। देखिए किसी भी चालक का सेल स्थिरांक का बात करेगा, सेल स्थिरांक की बात हो रहा है, तो देखिए सेल स्थिरांक जो होता है हम क्या करते हैं, लंबाई बटा एरिया को हम क्या कहते हैं, इसके कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक करते हैं, यानी L/A को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। किसी चालक के सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो L/A को हम कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत विलयन की चालकता समानुपाती होता है। देखिए विलयन की चालकता जो होती है समानुपाती होती है। अब देखिए कह रहा है कि विलयन की चालकता जो होता है किसके समानुपाती होती है, तो विलयन की चालकता जो होती है आयनों की समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आयनों के समानुपाती होता है, यानी आयन की संख्या ज्यादा होगा तो मोलर चालकता अधिक होता है। तो हम लिख दें यहाँ पर आयन की संख्या जितना ज़्यादा
होगा मोलर चालकता भी अधिक होता है। देखिए कह रहा है कि आयन की संख्या जितना अधिक होगा मोलर चालकता भी उतना ही अधिक होगा, यानी कि मोलर चालकता का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, आयनों की संख्या पर है। तो कह रहे कि बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। तो बिलियन, मोलर का मतलब क्या हुआ, बिलियन की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, बिलियन की, यानी सोल्यूशन की बात हो रही है। यानी बिलियन की चालकता जितना अधिक होगा, चालकता अधिक कब होगा, जब आयनों की संख्या अधिक होगा। तनुता के लिए नहीं, आयनों की संख्या अधिक होने से बिलियन की चालकता भी क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब ये होता है कि जितना आपका मोलर चालकता बढ़ेगा, आयरन की संख्या बढ़ेगा, उतना ही क्या बढ़ेगा, आपका मोलर चालकता भी बढ़ेगा। तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। कह रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत का सुचालक है। देखिए यहाँ पर सुचालक की बात करेगा तो सुचालक, सबसे अधिक सुचालक कौन होता है, तो ग्रेफाइट होता है। कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है यहाँ पर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का काफी अच्छा सुचालक होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत अपघटनी चालक मापक होता है। तो देखिए विद्युत अपघटनी, जब भी जो कोई सेल होता है उसके मापने के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं, हम विभव का प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं, विभव को प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विभव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विभव को। विद्युत अपघटनी चालकता को मापक किससे मापा जाता है, तो विभव से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, विभव का मापन होता है कि नहीं। कोलराउस का नियम, तो देखिए कोलराउस का नियम क्या है, से कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम कहता है कि लैम्ब्डा तनुता मोलर चालकता पर धनायन तथा ऋणायन की सांद्रता क्या होती है, समान होती है। तनुता मोलर चालकता पर धनायन तथा ऋणायन की सांद्रता क्या होती है, समान होती है। चालकता क्या होती है, समान होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, धनायन तथा ऋणायन। चलिए यहाँ हो गया, नीचे लिख दिया है, उसको ऊपर कर देते हैं। धनायन तथा ऋणायन। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यानी यही कोलराउस का नियम है कि नहीं। यानी अनंत अनुता पर मोलर चालकता जो होता है, सांद्रण के धनायन एवं ऋणायन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं। देखिए बराबर ही होंगे, धनायन और ऋणायन किसके, तनुता पर मोलर चालकता के सांद्रता क्या है, बराबर है कि नहीं है। चलिए कितना क्वेश्चन हो गया है, 33 क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित होता है। देखिए जब भी लेड संचय, आप घर की बैटरी को देखे होंगे, आप घर में के बैटरी को देखते हैं कि जब भी हम चार्ज करते हैं तो उसमें तेजाब भरते हैं, उस तेजाब को बोलते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं कि नहीं। तो जब भी हम लेड संचायक, यानी जो लेड संचायक सेल, हम उसी को कहते हैं, उस सेल को ही कहते हैं, उस बैटरी को ही कहते हैं लेड संचायक सेल कहते हैं। और उसमें हम स्टोरेज किसको करते हैं, उसमें डालते किसको है, H2SO4 को डालते हैं। तो कह रहा है कि जब लेड संचायक सेल में चार्ज किया जाता है तो किसको चार्ज किया जाता है, H2SO4 को क्या करता है, पुनः उत्पन्न करके, किसको उत्पन्न करके, H2SO4 को क्या करते हैं, उत्पन्न करके हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं, H2SO4 को उत्पन्न करके हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है देखो कितना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कहानी यहाँ पर क्या है, जब भी आपके पास रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है उसको हम कहते हैं गैलोनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, गैलोनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलोनिक सेल कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यदि रासायनिक ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलना है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? 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 गैल्वेनिक सेल कहते हैं कि नहीं। आज जो क्या करता है, जो रसायन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसको हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं, जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक में बदलेगा उसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। तो कह रहे हैं यहाँ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल कहते हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार का सेल है? अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो कर रहा है कि सेल है जो किस प्रकार का सेल है? तो ये एक प्रकार का ईंधन सेल है। कैसा सेल है? एक प्रकार का ये ईंधन सेल है। कैसा सेल है? एक प्रकार का ईंधन सेल है। जब भी आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की बात होगा तो एक प्रकार कैसा सेल है? ईंधन सेल है कि नहीं। अब ये भी पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा कि बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को, H2 को कहा जाता है। पूछेगा आपसे कि बताइएगा भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? H2 को कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, जिसको क्या करना है, काफ़ी अच्छे से इसको जवाब देने की कीजिएगा। देखिए नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए जितने भी हम पॉइंट लिखा रहे हैं उसको कॉपी पर, जब भी आप वीडियो को देखिए तो उसको कॉपी पर बैठ के एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, क्योंकि जितने भी हम शब्द लिखते हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में जो पूछ जाते हैं। जो शब्द जो है एक प्रकार ऑब्जेक्टिव हम लिखवाते हैं। समझिए कि हम एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए कह रहा है कि एक फैराडे विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होता है, तो क्या होता है? 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होता है? तो 1 ग्राम समतुल्य के। देखिए W बराबर हम बताए हैं कि E के बराबर होता है, इसी के बराबर ना होता है। यानी 1 ग्राम समतुल्य जो होगा वो फैराडे के अनुसार यानी 1 फैराडे के विद्युत धारा के प्रवाहित 1 ग्राम समतुल्य के क्या होते हैं? बराबर होते हैं कि नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ कि नहीं। तो देखिए आज के लिए आपका इतना ही रहेगा, और मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं कि देखिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। किसी भी प्रकार की समस्या है आप कमेंट में, पढ़ाई से संबंधित आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि नहीं, और आप अच्छे से पढ़िए। और पढ़ाई 20 दिन आपके लिए काफ़ी है। 20 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि आप इतना दिन से नहीं पढ़े हैं तो एक कहावत सुने होंगे भोजपुरी में कि जब जागी तभी सवेरा।
तो ये हमारे दादाजी कहते थे और मैं दादाजी के कथनों पर हमेशा मैं चलता हूँ, क्योंकि हमारे लिए वो भगवान हैं। क्योंकि अब तो वो नहीं रहे, लेकिन हमारे लिए वो भगवान हैं और उनके कथनों पर मैं हमेशा चलता हूँ। और मैं इस अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।